हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, हमारी जो सीरीज चल रही है बेटा हाई वेटेज टॉपिक वाली, उसके अंदर लास्ट टर्न पे बेटा जो हमने वीडियो कवर किया था, उसके अंदर बेटा हमने लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की बात करी थी। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट किसके लिए बेटा? पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए। किस तरीके से लैटिट्यूड में जब हम डिग्री अपनी लैटिट्यूडनल डिग्री बढ़ाते जाते हैं तो किस तरीके से हम स्पीसीज रिचनेस को देखते हैं या फिर डिक्रीमेंट को देखते हैं। तो हमने ये देखा था बेटा, जैसे जैसे लैटिट्यूड की डिग्री बढ़ती है वैसे वैसे स्पीसीज का नंबर कम होता जाता है। मतलब इक्वेटर सी पोल की तरफ चलते हुए हमें नंबर कम दिखाई पड़ रहा था। अब बेटा उसी चीज को हम और नेक्स्ट बढ़ाने जा रहे हैं बेटा। यहां पे हम पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर ही जो दूसरा टॉपिक डिस्कस करना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होता, बड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, जिसका नाम है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। इस टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बेटा, एकदम पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए अच्छे से कुर्सी मेज पे, और एकदम मैं जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे पूरा दिमाग में उतारने की कोशिश करिएगा। हम इस वीडियो के बाद में बेटा अब इंश्योर करते हैं आपको कि इसके बाद में इस टॉपिक से कभी भी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान होने जा रहा है। देखने में बड़ा मुश्किल सा लगता है, लेकिन बेटा हम इतना आसान कर देंगे कि कभी आप इसको भूलोगे नहीं, कभी इसका सवाल गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप बेटा। तो इसके अंदर देखिए, हम ये देखने जा रहे हैं किस तरीके से हम जब एक्सप्लोर्ड एरिया इंक्रीज करते हैं तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है एरिया का, हम ये देखने जा रहे हैं। इसके अंदर ग्राफ वगैरह भी हम सीखेंगे। अब सबसे पहले तो बेटा हम साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं। नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट बेटा साइंटिस्ट का नाम है। जर्मनी के रहने वाले थे ये, जर्मन साइंटिस्ट थे। और ये पेशे से बेटा ये नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर थे। नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर, जियोग्राफर थे, नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर थे। ये साउथ अमेरिकन जंगल में बेटा, कहां पे? साउथ अमेरिकन जंगल में, है ना, साउथ अमेरिकन जंगल्स में रिसर्च कर रहे थे। और इन्होंने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया। ये कंक्लूजन इन्होंने ये ड्रॉ किया कि जब हम स्पीसीज एक्सप्लोर्ड एरिया इंक्रीज करते हैं, जब हम बेटा एक्सप्लोर्ड एरिया इंक्रीज करते हैं, तो एक्सप्लोरेशन के दौरान जब हम एरिया इंक्रीज कर रहे होते हैं उस समय हमें स्पीसीज का नंबर ज्यादा मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे जैसे हम एक्सप्लोर्ड एरिया इंक्रीज करते हैं बेटा, नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज करती हैं, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। ये कहना था किसका बेटा? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का। कहां के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे, है ना। और इन्होंने रिसर्च करके बेटा रिग्रेशन कॉफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करी। रिग्रेशन कॉफिशिएंट बेटा जेड से डिनोट करते, क्या होता है, कैसे होता है, इसी वीडियो के अंदर हम आपको बड़ा डिटेल में समझाने वाले हैं। पहले तो इनका जो स्टेटमेंट है बेटा उस पर हम एक नजर डाल लेते हैं और हम देखते हैं इन्होंने कहा क्या था। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा कि व्हेन वी एक्सप्लोर्ड एरिया, है ना, when we increases the area of exploration, when we increases area of exploration, species richness increases। बेटा स्पीसीज भी आल्सो इंक्रीज करती है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। एक सर्टेन लिमिट तक ही केवल ये इंक्रीज करती है। जब हम एक्सप्लोर्ड एरिया इंक्रीज करते हैं तो स्पीसीज रिचनेस हमें बढ़ती हुई दिखाई पड़ती, बट बेटा लेकिन इसकी एक लिमिट है, एक सर्टेन लिमिट तक ही बढ़ेगी। अच्छा, दूसरी चीज बेटा, जब हम इस रिसर्च को परफॉर्म कर रहे हो तो इन्होंने कहा कि हम एक टाइम पे केवल एक स्पीसीज को हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम केवल एक स्पीसीज की वैल्यू की बात करेंगे। मतलब जो हम रिग्रेशन कॉफिशिएंट की बात कर रहे हैं बेटा, हम केवल एक टाइम में एक स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि जब मैं पूरा डिटेल में आपको बता दूंगा तो आपको ये पता चलेगा बेटा कि जो भी स्पीसीज हैं, अगर हम स्मॉलर एरिया के अंदर उनको ढूंढ रहे हैं या लार्जर सरफेस एरिया के अंदर ढूंढ रहे हैं, तो बेटा एक एवरेज वैल्यू के अंदर ही सबका नंबर लाई करता है। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, अब देखो
इस चीज को जो इन्होंने कहा है, व्हेन वी इंक्रीजेस एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस बट अप टू सर्टेन लिमिट। इन्होंने एक इक्वेशन से समझाने की कोशिश करी। इक्वेशन थी बेटा सी इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड, है ना। इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए और इसको जरा समझने की कोशिश करिए। यहां पे बेटा एस का मतलब है, यहां पे एस का मतलब है स्पीशीज रिचनेस से सी एक कांस्टेंट है जो कि y के ऊपर एक इंटरसेप्ट है बेटा, इंटरसेप्ट ऑन इंटरसेप्ट ऑन y एक्सेस। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सेस। ए है एरिया जिसको आप एक्सप्लोर कर रहे हो, एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन, और जेड है बेटा रिग्रेशन कॉफिशिएंट, रिग्रेशन कॉफिशिएंट, रिग्रेशन कॉफिशिएंट, है ना। ये बेटा क्या है, रिग्रेशन कॉफिशिएंट, जेड क्या है, रिग्रेशन कॉफिशिएंट। अब जरा देखिए ध्यान से, रिग्रेशन कॉफिशिएंट का मतलब क्या है बेटा। रिग्रेशन कॉफिशिएंट का मतलब ये है कि किसी जगह पे स्पीशीज रिचनेस पहले से कितनी प्रेजेंट है, उसमें तो बदलाव हम नहीं कर सकते ना, वो तो पहले से प्रेजेंट होगी होगी। मेरी बात समझ रहे हो। अब जरा इस इक्वेशन को थोड़ा सा और अच्छे से देखिए बेटा। हम अगर कह रहे हैं सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर कोई चीज है बेटा तो उसके ऊपर इसकी वैल्यू तो डिपेंड करेगी नहीं। लेकिन आप समझिएगा, अभी जब मैं आगे आपको पढ़ाना शुरू करूंगा तो हम सी के बारे में ये कहेंगे बेटा सी एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि वेरिएबल है। सर ये क्या बात हुई, कांस्टेंट कैसे वेरिएबल हो सकता है? बेटा बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अभी हम आपको समझाएंगे कैसे हम कह पा रहे हैं कि कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट जो कि वेरिएबल है। हम अभी इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, अभी आप देखिए हमारे साथ साथ चलिए। हमने कहा बेटा एस क्या है, स्पीशीज रिचनेस, और एस का जो नंबर है सी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि सी बेटा सी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता क्योंकि सी कांस्टेंट है। फिर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ए के ऊपर। एरिया जी, जो हम एरिया ले रहे हैं बेटा, कितना एरिया ले रहे हैं, किस यूनिट के अंदर ले रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन बबुआ एक चीज समझो, हमने कहा S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, बट A अपने ऊपर बेटा खुद Z के ऊपर अपनी वैल्यू के लिए Z के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप समझो जरा ध्यान से, फिर से मेरी बात समझना। हमने कहा S स्पीशीज रिचनेस एरिया के अकॉर्डिंग बेटा वेरी करेगा। किसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा, एरिया के अकॉर्डिंग। लेकिन एरिया, जिस एरिया के अंदर आप रिसर्च कर रहे हो बेटा, वहां पे पहले से कुछ स्पीशीज रिचनेस होगी, पहले से कुछ स्पीशीज रिचनेस होगी, तो वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट करी जाती है, जेड के द्वारा। अब एक्चुअली में बेटा जो आप एरिया एक्सप्लोर कर रहे हो वहां पे जेड पहले से जो होगा बेटा वो डिसाइडेड होगा, तो ए किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जेड के ऊपर। तो आप मेरी बात समझे, एस की वैल्यू ए के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन बेटा ए किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जेड के ऊपर। तो मतलब ये हुआ बेटा अगर जेड चेंज होगा तो ए की वैल्यू चेंज होगी, और उसकी चेंज होने की वजह से एस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मेरी बात समझे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एरिया चेंज हो जाएगा बेटा, एरिया वही रहेगा, लेकिन उस एरिया के अंदर मिलने वाली स्पीशीज का नंबर वेरी कर जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो। जितना ज्यादा स्पीशीज रिचनेस होगी बेटा एरिया एक्सप्लोरेशन के दौरान, उतना ही तो नंबर आपको एस का मिलेगा। ठीक है, उतनी ही ज्यादा तो स्पीशीज रिचनेस मिलेगी। अब जरा इसको एक ग्राफ से समझते हैं बेटा, ध्यान देना, है ना। ग्राफ को हम जरा इधर फॉर्म करने जा रहे हैं, आप जरा देखिएगा, है ना। सपोज करिए बेटा ये जो ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। ओ ये थोड़ा सा और बड्डा सा बनाते हैं, थोड़ा और बड्डा सा बनाते हैं, देखो जरा ध्यान से। ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर आपने एरिया ले लिया, ए से रिप्रेजेंट कर रहे हो। एस के ऊपर बेटा आपने स्पीशीज रिचनेस ले लिया, स्पीशीज रिचनेस, एस के ऊपर आपने स्पीशीज रिचनेस ले लिया। अब आप एरिया का कंपैरिजन स्पीशीज रिचनेस के साथ कर रहे हो। अब देखिएगा जरा, जब आप ये देखते हो बेटा कि आप एरिया इंक्रीज करना शुरू करते हो तो स्पीशीज रिचनेस बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। अब जरा इनका जो स्टेटमेंट था, व्हेन वी इंक्रीज्ड एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, इस चीज को हम समझते हैं। अच्छा आप ये बताइए बेटा, जब आप रिसर्च कर रहे होंगे, क्या 0 मीटर स्क्वायर एरिया ले लेंगे? 0 मीटर स्क्वायर तो कोई एरिया होता ही नहीं। तो जब वो एरिया नहीं होगा बेटा तो उस पर स्पीसीज क्या मिलेगी? तो कभी भी हम एरिया को 0 नहीं ले सकते, पहली बात। तो स्पीसीज रिचनेस भी 0 नहीं होगी। तो ये ग्राफ कभी आपको ऑरिजिन से स्टार्ट होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा।
कभी भी ऑरिजिन से स्टार्ट होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा बेटा। ये ग्राफ हमेशा ऑरिजिन के थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगा। जैसे मैं कहूं बेटा, इस ग्राफ को जरा आप जब देखेंगे तो हो सकता है यहां से स्टार्ट होता हुआ दिख जाए। अब यहां से अगर स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जरा समझिएगा। हमने कहा बेटा ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, देखिए y एक्सिस पे बेटा यहां से स्टार्ट हो रहा है, x एक्सिस पे यहां पे ये एरिया है, इसको आपने एरिया सपोज करिए, जो एरिया बेटा यहां पे दिख रहा है 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर है ये, है ना। यहां पे ये c इंटरसेप्ट है बेटा, ये y एक्सिस के ऊपर हमने यही तो बोला था, c कांस्टेंट इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस के ऊपर जो ये c इंटरसेप्ट है बेटा, इसकी वैल्यू यहां पे आई। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, हमने कहा कि बेटा c कांस्टेंट है जो कि वेरिएबल है। अब जरा बताइए क्या c की वैल्यू बेटा जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाएंगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? क्या सी की वैल्यू वेरिएबल हो रही है कि नहीं हो रही? एरिया के साथ में क्या वेरी कर रही है? यस कर रही है। और एरिया के साथ में वेरी क्यों कर रही? क्योंकि बेटा जेड का नंबर बढ़ता हुआ दिखाई या घटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब यहां पे देखिए जेड का वैल्यू, जेड की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है। अब जरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट को और क्लियरली समझने की कोशिश करिए। हमने कहा बेटा जेड इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट। जेड का मतलब क्या है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अब ये जेड जो जिसको हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट कह रहे हैं बेटा, हम यहां पे जेड से स्लोप अपना डिसाइड कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मतलब स्लोप जितना ज्यादा स्टीपर आपको जहां पे दिखाई पड़ेगा वहां पे जेड की वैल्यू हम कहेंगे ज्यादा आ रही है। आप जरा जहां से स्टार्ट की है ग्राफ की आपने बेटा, वहां पे देखिए यहां पे ज्यादा स्टीपर ग्राफ है या यहां पे ज्यादा? यहां पे ज्यादा स्टीपर ग्राफ है। स्टीपर होने का मतलब स्लोप ज्यादा है। स्लोप ज्यादा है मतलब ऐसे समझो ना बेटा, यहां पे अगर आपको बैठाया जाए सड़क के फटाक से नीचे आ जाओगे, यहां पे थोड़ी देर बाद, यहां पे थोड़ी देर बाद, यहां पे बैठा दिया जाएगा, बैठे ही रहोगे, गिरोगे नहीं सड़क के। मतलब यहां पे स्टीपरनेस कम हो गई एकदम से। स्टीपरनेस कम हो गई मतलब स्पीसीज रिचनेस कम हो गई, जेड की वैल्यू कम हो गई, मतलब यहां पे अब आप ये ऐसी जगह पे पहुंच गए बेटा, जेड की वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई नहीं पड़ेगी, कॉन्स्टेंसी आ जाएगी बेटा इसके अंदर। लेकिन यहां पे वैल्यू बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो बेटा ऊपर की तरफ, स्टीपरनेस कम हो रहा है, जेड की वैल्यू डिक्रीज हो रही, जेड की वैल्यू डिक्रीज होने के साथ में स्विच का नंबर कम हो रहा है। अब जरा देखें, ये सर ये तो जो आप स्टीपरनेस बता रहे हो तो स्लोप के द्वारा डिसाइड किया जाता है, तो हम बेटा जेड को स्लोप मान लेते हैं, स्लोप मान लेते हैं। अब स्लोप को बेटा tan थीटा से डिनोट करते हो कि नहीं? स्लोप का मतलब tan थीटा है, और tan थीटा का मतलब बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या है? tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर पे बेटा हम क्या रख रहे हैं? एस को रख रहे हैं, स्पेसिफिक रिचनेस को, और बेस पे हम एरिया को रख रहे हैं। मतलब स्लोप जो tan थीटा है बेटा, वो एस अपान ए के ऊपर, मतलब एस अपान ए, इसका मतलब आ रहा है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हम जेड को क्या कह रहे हैं? स्लोप। तो इसका मतलब जेड का मतलब क्या हुआ बेटा? एस अपान ए। मतलब जो जेड है बेटा वो एरिया, ये स्पेसिफिक रिचनेस अपॉन एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जेड की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जितनी कम होगी बेटा, उस एरिया के अंदर उतनी ज्यादा स्पीसीज पाई जाएगी या कम पाई जाएगी। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? जेड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जहां पे स्टीपर ग्राफ, जेड की वैल्यू ज्यादा, जेड की वैल्यू ज्यादा, स्लोप ज्यादा, मतलब स्पीसीज रिचनेस वहां पे ज्यादा। अब जरा इसको देखिए, जरा इस तरीके से समझिए बेटा। सपोज करिए, मान लीजिए आप एक्सप्लोर कर रहे हो एरिया को, ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, आपने एक्सप्लोर किया, इस एरिया को आपने इंक्रीज किया, 2 मीटर स्क्वायर कर दिया, 3 मीटर स्क्वायर कर दिया, 4 मीटर स्क्वायर कर दिया। जैसे जैसे बेटा आप इसका लेवल इंक्रीज करते जा रहे हो सकता है जब आप यहां पे देखें 1 मीटर स्क्वायर वाले एरिया में, हो सकता है यहां पे स्पीसीज का नंबर आपको कुछ पर्टिकुलर मिल जाए, हो सकता है यहां पे 25 स्पीसीज मिल गई हो। यहां पे जब आपने देखा, हो सकता है बेटा यहां पे टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जो यहां से और यहां से काउंटिंग करने के बाद आपने देखी बेटा, हो सकता है 40 मिले। यहां पे हो सकता है ये स्पीसीज का नंबर ना यहां पे हो सकता है कि 55 हो जाए, और हो सकता है यहां पे घट करके, मतलब बढ़ करके नंबर यहां पे हो सकता है कि 60 हो जाए। अब जरा समझिएगा, आप कहोगे सर यहां पे तो ये कहा गया व्हेन वी इंक्रीज्ड एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, यहां तो बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। देखिएगा जरा ध्यान से, हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझिएगा। बेटा यहां पे 1 मीटर स्क्वायर के अंदर कितना स्पीसीज का नंबर मिला? 25। यहां पे कितना मिला? अब आप बताइए, 40 मिला, लेकिन 40 बेटा ये 25 में ऐड ऑन करने के बाद 40 आया है। मतलब जो टोटल यहां पे न्यू नंबर मिला है बेटा स्पीसीज का, वो कितना है? 25 से कम है। मेरी बात समझ रहे हो? कितना नंबर मिला? केवल 15 मिला। 15 नए स्पीसीज मिले, तो 25 15 मिलकर कितना होगा? 40 हो गया। अगर आप बेटा और आगे बढ़ाएंगे तो यहां पे यहां पे आप देखेंगे, यहां पे केवल 15 स्पीसीज नहीं मिली,
ठीक है, यहाँ पे केवल 15 मिली, यहाँ पे और आगे बढ़ाएं तो आपको पता चला बेटा 5 ही स्पीसीज नहीं मिली। आपको नंबर बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन बेटा रेट लगातार मिलने का, जो नंबर मिलने का रेट है वो लगातार डिक्रीज कर रहा है। एक टाइम के बाद आप देखोगे कि नंबर बढ़ना बंद हो गया, नंबर वैरी करना बंद हो गया, मतलब नंबर जो स्पीसीज का बढ़ रहा था बेटा वो बढ़ना बंद हो गया। यही तो मैं कह रहा हूं, यहां पे स्टीपरनेस ज्यादा, यहां पे हो सकता है स्पीसीज का नंबर कहीं ज्यादा हो सकता है यहां पे इससे ज्यादा हो नंबर, लेकिन जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट नंबर के अंदर जो इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा था बेटा, वो इंक्रीमेंट का लेवल कम हो जाए, यहां पे और कम हो सकता है, यहां पे और कम हो जाए, और धीरे धीरे करके हमें कांस्टेंट स्लोप मिल जाए, मतलब ऐसा मिले कि वहां पे नंबर जाके स्टेबल हो जाए। समझे मेरी बात बेटा? पूरी बात हम फिर से सुन लो। हमने कहा बेटा एक साइंटिस्ट अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जर्मनी के रहने वाले नेचुरलिस्ट से जियोग्राफर थे। इन्होंने साउथ अमेरिकन जंगल्स के अंदर बेटा है ना ये रिसर्च करी कि कैसे एरिया के अकॉर्डिंग स्पीसीज रिचनेस कम होती है ज्यादा होती है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, व्हेन वी इंक्रीज एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेस बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक लिमिट तक ही बढ़ती है। उस चीज को समझाने के लिए बेटा यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई, और ये जो इक्वेशन दी गई बेटा ये अर्थमेटिक इक्वेशन है। कैसी है? अर्थमेटिक इक्वेशन है। ये जो अर्थमेटिक इक्वेशन है बेटा, इस अर्थमेटिक इक्वेशन के अंदर s की वैल्यू हम s स्पेसिफिक रिचनेस कह रहे हैं, c कांस्टेंट कह रहे हैं, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, a एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन, z का नंबर बेटा रिग्रेशन कोएफिशिएंट के बराबर होगा। अच्छा, अब यहां पे इसी ग्राफ को अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करें बेटा लॉग एंड लॉग स्केल पे, ये अर्थमेटिक स्केल है, अर्थमेटिक स्केल पे बेटा ये जो स्लोप मिल रहा है, हालांकि है तो ये पैराबोला, लेकिन आपकी बुक में बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिया है, तो मैं वही कह रहा हूं। तो हमें भी मजबूरी में वही कहना पड़ रहा है। अगर इसको लॉग एंड लॉग स्केल पे फॉर्म करने की कोशिश करें, किस स्केल पे बेटा? लॉग एंड लॉग स्केल। जरा इधर देख लीजिए, अगर बेटा हम सेम चीज को लॉग एंड लॉग स्केल पे बनाने की कोशिश करें इसी सेम को, तो s इज इक्वल टू सी ए की पावर z, हमने कहा बेटा अगर आप इसके अंदर जोड़ना चाहें बेटा तो log s हो जाएगी इसकी वैल्यू, log c हो जाएगा ये, और यहां पे अगर हम log को बेटा अगर लेकर आएंगे तो यहां पे जो जो वैल्यू पावर में होती बेटा वो आगे चली आती है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं log से, है ना, तो यहां पे z log a हो जाएगा, z log a हो जाएगा, है ना, z log a यहां पे ऐसा हो जाएगा। अब जरा देखिए, अगर हम इसको जरा कंपेयर करने की कोशिश करें बेटा, है ना, जो एक लाइन इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c से अगर कंपेयर करने की मैं कोशिश करूं, देखिएगा जरा ध्यान से, y इज इक्वल टू mx प्लस c से अगर मैं कंपेयर करने की कोशिश करूं तो क्या इसके जैसा नहीं दिखाई पड़ रहा? और ये किस चीज को डिनोट करता है बेटा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है कौन? y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहां पे बेटा लॉग एंड लॉग स्केल पे यही ग्राफ आपको अगर मैं इसी के अंदर दिखा दूं या अलग अलग से दिखाने की कोशिश करूं बेटा, इस ग्राफ को मैं यहां पे दिखा देता हूं। देखो जरा, यहां पे आपको ये ग्राफ ऐसा कुछ मिल जाएगा, है ना, ऐसा एकदम सीधी सीधी लाइन मिलेगी। यहां पे एरिया एक्स एक्सिस पे आप ले लो और वाई एक्सिस पे एस ले लो बेटा। यहां पे जो मिलेगा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और स्ट्रेट लाइन में हो सकता है बेटा ये यहां पे स्टार्ट होता हुआ कुछ इस तरीके से दिखाई दे। अगर बेटा यहां पे लॉग की वैल्यू 0 रखी है, कई बार लॉग के अंदर बेटा हो सकता है वैल्यू 0 मिल जाए। हमने आपसे कहा बेटा एरिया कभी 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब लॉग 0 का मतलब 1 से है। लॉग 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अगर लॉग 0 भी लिखा है बेटा, इसका मतलब क्या समझोगे आप? एरिया कितना लिया गया है? 1 मीटर स्क्वायर का लिया गया है, और यहां पे सी इंटरसेप्ट, इस तरीके से वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। अब इसी को बेटा यहां पे सेट कर दो लाके, है ना, यहां पे सेट कर दो। ये लॉग एंड लॉग स्केल वाला हो गया, लॉग एंड लॉग स्केल। और ये बेटा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ऊपर ये अर्थमेटिक स्केल की वैल्यू हो गई। ये किसकी हो गई? अर्थमेटिक स्केल, ये वाला, है ना, ये देख रहे हो यहां पे है। दोनों बातें अगर आप समझ पाए हो तो बेटा कुछ बातें हम आपको और बताना चाहते हैं डाटा वगैरह के बारे में। जैसे जेड की वैल्यू बेटा अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग डेसिग्नेट करी गई है ना। लार्जर लार्जर स्मॉलर एरिया में बेटा अगर अगर आप रिसर्च करने के दौरान स्मॉलर एरिया में अगर रिसर्च कर रहे हो, स्मॉल एरिया में अगर रिसर्च कर रहे हो बेटा, तो जेड की वैल्यू स्मॉल एरिया के लिए 0.1 टू 0.2 होती है। लार्जर एरिया के लिए बेटा जेड की वैल्यू, लार्जर एरिया के लिए जेड की वैल्यू बेटा 0.6 टू 1.2 होती है ना, 0.6 टू 1.2 होती है। ये हो गया, है ना।
0.6 to 1.2। ये जेड की वैल्यू लार्जर एरिया के लिए बेटा फ्रूगीवोरस वर्ल्ड के लिए अलग से दिया गया है, जरा इसको ध्यान दीजिएगा, फॉर फ्रूगीवोरस वर्ल्ड। फ्रूगीवोरस का मतलब बेटा फ्रूट खाने वाली चिड़िया, देखो जरा, है ना, ये फ्रूगीवोरस बर्ड के लिए बेटा सीड वगैरह जो खाती है ना, सीड वगैरह खाने वाली, है ना, देखो ये फ्रूगीवोरस बर्ड जो है बेटा, इनके लिए हम ये कह रहे हैं जेड की वैल्यू 1.15 होती है, कितनी होती है 1.15, जो कि बेटा इससे कम है, इसी के अंदर लाई कर रही है। अब आप कहोगे सर ये तो स्मॉल एरिया लार्ज एरिया के लिए दे दिया गया, अलग अलग स्पीसीज के लिए क्या वेरी नहीं कर जाएगा? बिल्कुल नहीं वेरी करेगा बेटा। इंटरेस्टिंगली ये बात बड़ा चौंकाने वाली है कि आप किसी भी रीजन किसी भी कंटेंट में चले जाओ बेटा, स्मॉल एरिया पे अगर आप रिसर्च कर रहे हो, जितनी भी स्पीसीज हैं वो कैसी भी हो सकती, किसी भी चीज की होती है, हायर प्लांट लोअर प्लांट हो सकता है, हायर एनिमल लोअर एनिमल हो सकता है, स्मॉलर एरिया में सबकी वैल्यू इतनी इसी के आसपास लाई करेगी और लार्जर एरिया में इसी के आसपास लाई करेगी। फ्रूगीवोरस बर्ड का बेटा देख के आपको डाटा बताया गया है। अब ये एक क्वेश्चन पूछा गया कि अगर ग्राफ ज्यादा स्टीपर होगा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ भैया कि ग्राफ अगर स्टीपर है तो इसका मतलब जेड की वैल्यू ज्यादा है, मतलब स्पीसीज रिचनेस उस जगह की ज्यादा होगी। समझ पाए पूरी बात? हमने अर्थमेटिक स्केल के ऊपर भी समझा दिया, लॉग एंड लॉग स्केल के ऊपर भी समझा दिया बेटा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लॉग एंड लॉग स्केल के ऊपर मिला, और यहाँ पे अगर अर्थमेटिक स्केल के ऊपर देखें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ मिला बेटा। अब इस चीज को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा बेटा, पूरा ग्राफ वगैरह प्लॉट करके पूरी बातें लिख लीजिएगा। कहीं पे कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही, किसी भी प्रकार की समस्या आ रही बेटा, आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के हमें बता सकते हैं। कोई नया टॉपिक जिसके ऊपर आप चाहते हैं वीडियो हम बनाएं तो बेटा आप कमेंट के अंदर लिख दीजिएगा, हम बना देंगे, है ना। कुछ बच्चे कमेंट किए थे, उस पर हम गौर कर रहे हैं, जल्द ही बेटा वीडियो इसके ऊपर आ जाएगा। इसी के साथ बेटा इस वीडियो को हम एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।